हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने लास्ट पढ़ लिया था क्लास 10th का लेसन नंबर 11 पढ़ा था, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये टॉपिक हमने लगभग कार्य का जितना हो सकता था उतना पढ़ लिया। ओके, अब जो मैंने इसमें कार्य के बारे में जो आपको बताया था, तो उस कार्य के लिए आप ये देखो कि मैंने कितना कार्य किया। ऊर्जा के बारे में बात करेंगे तो ऊर्जा में आएगा मैंने कितना कार्य किया, यानी कितनी मेरी क्षमता है कि मैं उतना कार्य कर सकता हूं। ये बातें तो हम अब पढ़ेंगे, लेकिन अब एक बात आप नोट कीजिएगा कि अब जो मैंने कार्य टॉपिक कंप्लीट कराया है, तो इसमें कुछ बचे हैं दोस्तों क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस की बारी करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले ये देखिए कि हमने मात्रक पढ़ा। क्या पढ़ा? मात्रक। किसका पढ़ा? कार्य का। कार्य का मात्रक होता है दोस्तों जूल। याद रखना, जूल कार्य का मात्रक होता है और जूल किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक भी होता है, यानी वर्क का होता है। इंग्लिश में बोला जाए वर्क, एंड इसका बोला जाए एनर्जी। एनर्जी का भी मात्रक होता है। तो अब देखिए, जूल तो हो गया दोस्तों व्यापारिक मात्रक, लेकिन फिजिक्स के रूप में अगर हम कोई क्वेश्चन को हल करते हैं और हमें पूछा जाए कि उसका निहित कार्य बताइए, उसमें कितना कार्य हुआ है, तो कार्य के अंत में हमारा मान लिया कार्य 10 आया, तो 10 के अंत में हमें क्या लगाना पड़ता है? मात्रक चिन्ह लगाना पड़ता है, या मात्रक उसका लगाना पड़ता है कितना आया, मतलब या जूल लगा सकते हो या लगा दो आप न्यूटन मीटर। मैंने आपको बताया। अब मैंने आपको ये बताया न्यूटन मीटर के एमके से दोस्तों, एमके से। तो अब इसे हम बनाएंगे सीजीएस में। किसमें? सीजीएस में, सेंटीग्राम सेकंड। ओके, देखिए कैसे। दूसरी रूप में देखते हैं इस मात्रक को। तो क्वेश्चन करने से पहले ये टॉपिक हमें पढ़ना बहुत जरूरी। तो देखिए, कार्य का दूसरा मात्रक आप लिख लीजिएगा दोस्तों, जिसे डाइन कहते हैं। डाइन गुना सेमी, यानी न्यूटन और मीटर सेम बात। मीटर को सीजीएस में कहते हैं सेंटीमीटर। ओके, न्यूटन को कहते हैं डाइन। अब देखिए, 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं आपको याद रखना है, 10 की पावर 5 डाइन। गुणा इसमें कितने होते हैं? 10 की पावर 2, यानी 100 सेंटीमीटर। सेमी लिख दीजिए आप, 100 सेमी। अब देखिए, गुणा इनका योग करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा में जो घातें होती है पावर्स की, वो क्या होती है दोस्तों? ऐड होती है। ऐड होती है तो ऐड करेंगे। 10 की 5, 5 प्लस 2 कितने हो गए? 7। अब डाइन गुणा सेमी। अब डाइन गुणा सेमी को हम बोलते हैं दोस्तों फिजिक्स के रूप में अर्क। जिसे अर्क बोला जाता है 10 की पावर 7। यानी कार्य को पूछा जाए कि कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में बताइए, तो 10 की पावर 7 अर्ग होता है, जिसे हम अर्ग भी कहते हैं। इसे अर्ग भी कहा जाता है, इसका मात्रक अर्ग भी होता है। यह आपको याद रखना। अब देखिए दोस्तों, आइए आप इसे नोट कीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। चलिए क्वेश्चन बुक से देखते हैं। क्लास 10 की क्वेश्चंस करेंगे, और क्लास 11 की अगर आप करना चाहते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो ये कार्य का टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट्स, वो कार्य का टॉपिक कहां से है? ये क्लास 11th में भी है, क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है। अगर आप हाई लेवल में जाओगे तो आपको और अधिक मिलेगा, लेकिन कार्य का जितना टॉपिक है ना, वो इतना ही लगभग बताया जाता है। नहीं, इतना आपको आ गया ना, तो आप आधे से ज्यादा कार्य बता सकते हो। ओके, अब देखिए क्वेश्चंस। यदि सफर में जाते समय आप 12 किलोग्राम के एक थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर
अपनी पीठ पर रखते हो तो थैले पे किया गया कार्य की गणना कीजिए। यानी सफर में जाते समय 12 केजी के एक थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं। अब देखो बात की क्या इसने हमें क्या बता दिया, इसने हमें ये बता दिया कि द्रव्यमान m बराबर इसने 12 दे दिया, 12 केजी, किलोग्राम का हमने क्या बता दिया, वजन बता दिया। अब उसने ये कहा है कि धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर, यानी यहां से ऊपर रख दिया। मेज है, मेज से उसने चक्कर ऊपर रख दिया, यानी हाइट उसकी कितनी हो गई, यानी उसमें विस्थापन यानी हाइट यानी ऊपर रखा है। दोस्तों बात की थी हमने कि अगर किसी वस्तु को ऊपर रखते हैं तो नीचे से ऊपर जाएगा तो यानी हाइट बढ़ती है, क्या बढ़ता है, विस्थापन कम ज्यादा होता है। मतलब कितना आ गया, 1.5 मीटर ऊपर रख दिया। ओके, अब उसने कहा एक कार्य की गणना करो, हमें W निकालना है। तो W निकालने के लिए हमें पता है फॉर्मूला mW बराबर F डॉट S होता है। अब देखिए S यहां पर है क्या, नहीं है। मैंने कहा हाइट यानी नीचे से चककर उसको ऊपर रखा गया है स्टूडेंट्स, यानी यहां से उसको यहां रखा गया है। तो मैंने आपको ये बताया था कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है उसकी हाइट में क्या होता है, परिवर्तन होता है। हाइट के लिए हम देखें फॉर्मूला होता है W बराबर mgh। अब देखो h यहाँ पर है, बिल्कुल है, m यहाँ पर है और h। अब g क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है जिसका मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आपको याद रखना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर। अब देखिए F डॉट S आ गया। अब मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं F डॉट यानी mgh, ये तो होता है, लेकिन हाइट के रूप में बात करें तो ये होगा m। देखो दोस्तों 12, g कितना दिया 10 हमने बता दिया। अब देखिए 1.5 क्या है, मीटर है। अब देखिए न्यूटन मीटर क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है, मैंने कहा था न्यूटन मीटर आपको लगाना है, कंपल्सरी होता है। 10 गुना ये हटाएंगे, पॉइंट को हटाओ दोस्तों, पॉइंट हटाना होता होगा, पॉइंट के बाद जितनी संख्या है ना उसको हटाकर बट्टे में क्या लगा दो 10, यानी पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 है तो 1 नीचे लगा दो, 2 है तो 2 लगा दो, 3 है तो 3 लगा दो, हटाया नीचे लगाया, ये 15 हो गया। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 12 गुणा में कितना आया दोस्तों 15, 12 गुणा 5 करोगे तो 10 0 180, सही है क्या, 180 न्यूटन मीटर हमारा क्या रहे दोस्तों आंसर निकल कर आ। अब देखिए 180 न्यूटन मीटर आया, 180 न्यूटन मीटर, जिसे 180 न्यूटन मीटर जूल भी कहते हैं। इस 180 जूल हमारा आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, यदि F बल लगाकर किसी रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि इससे 36 से 30 डिग्री का कोण बन रहा है और 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य होगा, यानी F हमें 5 न्यूटन दे दिया, विस्थापन हमें यानी F हमें दे दिया कितना दोस्तों 5 न्यूटन दे दिया। अब देखिए S हमें बता दिया उसने 20 मीटर और उसने कहा 36 से 30 डिग्री का कोण बनाता है, थीटा उसने दे दिया दोस्तों 30 डिग्री। ओके, अब कोस 30 डिग्री, अब हमें मैथमेटिकली में जाना होगा। कोस 30 होता है दोस्तों √3/2। ये मान हमें क्वेश्चन वाले ने दे रखा है, जिसने क्वेश्चन बनाया था, बुक बनाई, उसने दे रखा है हमें कितना आया, कोस 30 डिग्री √3/2 होता है। अगर आप सारणी के रूप से देखोगे तो भी आपको आंसर ये मिलेगा। अब ये तो हम रख नहीं सकते, इसलिए इसको तोड़कर हमें आंसर बता दिया 0.866। ये हमें दोनों क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। अब W बराबर अगर आप F डॉट S करोगे यानी FS cos थीटा करोगे तो F हमें 5 दे दिया और ये हमें 20 दे दिया और cos हमें 0.866 दे दिया। अब इसको अलग करोगे 5 गुणा 20 गुणा 866 हो गया, कितने हैं 3 है तो 3 लगा दो, 1 से 1 काट दो, इनसे आंसर हल करोगे तो आपको मिलेगा दोस्तों लास्ट में आंसर 6.6 जूल आंसर आपको मिल जाएगा। ये हो गए हमारे इसके क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन आप देखो, मैंने आपको बताए भी थे क्या
कि अगर धनात्मक कब होता है, ऋणात्मक कब होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चंस हो गए, नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करें। तो एडिंग, नई एडिंग लिखिए, एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी यानी ऊर्जा। एनर्जी के ऊपर बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब आप ये कहते हो, बात पे गौर कीजिएगा, आपने ये चीज देखी होगी कि देखिए आपने किसी वस्तु को, जैसे आप फैन को ऑन करते हो, आपने क्या किया, पंखे को ऑन किया, मैंने माना यहां मेरे पास कोई बोर्ड है, गौर से सुनते हैं इस बात को, तब जाकर हमें हमारा टॉपिक एनर्जी समझ में आएगा। हेडिंग हम डाल लेते हैं ऊर्जा, ऊर्जा। मैंने कहा, मैंने यहां से पंखे का बटन ऑन किया, मैंने क्या किया, पंखे का बटन ऑन किया। जैसे ही मैंने पंखे का बटन ऑन किया, पंखा क्या होता है हमारा, चालू हो जाता है। अब देखिए मैंने क्या किया, कार्य किया, मैंने क्या लगाया, बल लगाया, मैंने क्या किया, कार्य लगाया, मैंने किया बल। ओके, जैसे ही बल लगाया किस पर, बटन पर, और बटन ने क्या किया, कार्य किया, कार्य कर, इलेक्ट्रॉन क्या आ गए, पंखे के अंदर गए। हमने इलेक्ट्रॉन वाले चैप्टर में ये डिस्कशन कर दिया था, कितनी स्पीड होती है। ओके, तो अब देखिए जैसे मैंने पंखे का बटन ऑन किया, पंखा क्या हो गया हमारा दोस्तों, चालू हो गया। अब पंखे ने क्या किया दोस्तों, कार्य करना स्टार्ट कर दिया। पहले मैंने बटन के ऊपर जैसे ही बल लगाया, पंखा क्या होता है, ऑन होता है, ऑन हुआ। पंखे ने क्या किया, वर्क किया, पंखे ने किया कार्य, और पंखा में क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। किसकी, अगर हम बैठे हैं तो हमें शांति मिलती है, ठंडक मिलती है, पंखा। कूलर को ऑन करो, हमें क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। नहीं, उस वो जो वस्तु है जिसके ऊपर हम कार्य करते हैं, वो हमें क्या देता है दोस्तों, एनर्जी देता है, हमें ऊर्जा देता है, हमें ऊष्मा देता है। तो जो ये कार्य हमको करके देता है, वो हमें क्या मिलती है, एनर्जी कहते हैं। बात समझ में? यानी जितनी चीजें आप देखोगे, अगर मैं कोई भी कार्य करता हूं, अगर मैं कोई कार्य करता हूं, जैसे पानी की बोतल उठाई, ढकोला, मैंने क्या किया, कार्य किया, और बोतल वैसे किया, पानी अंदर गया, पानी अंदर गया, हमें क्या मिली, ठंडक मिली, ठंडक मिली। तो मतलब क्या हो गया इससे, कि हमें क्या मिली, एनर्जी मिली। किससे, पानी से हमें एनर्जी मिल चुकी है। अब जैसे जैसे हम कोई कार्य करते जाएंगे, उससे हमें क्या मिलेगी दोस्तों, एनर्जी मिलेगी। हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कार्य करने से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो अब इससे एक परिभाषा निकल चुकी है, वो आप लिख लीजिए, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, ऊर्जा कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। कैपेसिटी ऑफ एनर्जी, कैपेसिटी यानी क्षमता, कितना उसमें, कितनी उसमें क्षमता है कि वो मुझे एनर्जी दे सके, ऊर्जा मुझे दे सके। तो आपको ऊर्जा की परिभाषा में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कार्य करने की क्षमता। बात आपको इतनी याद रखनी है कि आपने बटन के ऊपर कार्य किया, मैंने उसके ऊपर F बल लगाया, किस पे, M द्रव्यमान पर। ओके, जैसे ही बटन को ऑन किया तो पंखा क्या हो गया, ऑन हो गया। पंखे ने किया कार्य, कार्य पंखा भी करने लग गया, घूमने लग गया, घूमने लग गया। तो घूमते घूमते उसको क्या देता है, एनर्जी देता। अब ये हो गया हमारा ऊर्जा। अब देखिए, बुक से बता देता हूं मैं आपको, ऊर्जा विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है। यांत्रिक ऊर्जा,
प्रकाश ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। अब देखिए जितनी भी ऊर्जाएं आप पढ़ते हो, जैसे उष्मी ऊर्जा, उष्मा के कारण हीट होने वाली ऊर्जा को उष्मी ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकों में प्रोटोनों में न्यूट्रॉनों में होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी के कारण यानी विद्युत के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। चुंबकीय ऊर्जा की बात कर लो, चुंबक के कारण निहित होने वाली ऊर्जा, मैग्नेट के पास बाकी आओगे एक दूसरे पे करते हैं कार्य किया तो वो क्या करके देते हैं, एनर्जी उत्पन्न करते हैं, एनर्जी हो गई चुंबकीय ऊर्जा। जितनी भी ऊर्जाएं हम पढ़ते हैं वो सब में क्या होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है। तो सब क्या करते हैं, एक दूसरे पर कार्य करते हैं तो उसे एनर्जी उत्पन्न कहते हैं। गुरुत्वीय ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण के कारण निहित होने वाली ऊर्जा को गुरुत्वीय ऊर्जा कहते हैं। जितनी भी ऊर्जाएं आपके आती है तो उनके कारण ही वो क्या होती है, उत्पन्न होती है। अब देखिए बुक से देखिए, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है। अब विभिन्न प्राकृतिक घटनाएं जैसे ज्वार भाटा आप देखते हो, नदियों में बहाव देखते हो, तेज पवनों के चलने के लिए जो उत्पन्न होने वाली ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा होती है। अब देखिए अब हम देखेंगे इसके प्रकार, ऊर्जा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्रकार। हेडिंग डाल लीजिए और उसमें आप लिखिए 1 नंबर पे आपको लिखना है मेटीरियल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। मटेरियल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का मैंने पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, मैंने यांत्रिक ऊर्जा का एग्जांपल आपको बाढ़ वाला समझाया था। यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, निहित होती है। इन दोनों की ऊर्जा को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। बुक से देखते हैं, किसी वस्तु की गति एवं स्थितिज के कारण दोनों उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद देखो दोस्तों उष्मा ऊर्जा। उष्मा ऊर्जा, उष्मा के कारण निहित होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। बुक से देखते हैं, उष्मा के कारण सूक्ष्म कणों द्वारा गतिमान ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा कहते हैं। बात वही है, उष्मा के कारण यानी उष्मा के कारण या सूक्ष्म कणों के गतिमान होने के कारण निहित होने वाली ऊर्जा। प्रत्येक कण होते हैं, जैसे ये वस्तु है, जैसे आपने ये कहा तवा गर्म करते हो, तवा में क्या होते हैं, कण होते हैं, वो क्या होते हैं, गर्म होते हैं। तो गर्म होने से वो इधर उधर गतिमान होते हैं, इसके गतिमान होने से टक्कर होती है, टक्करों के कारण उष्मा उत्पन्न होती है, मैंने आपको बताया था। उष्मा ऊर्जा। उसके बाद में आती है रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण प्राप्त होने वाली ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, जैसे भोजन, कोयला, रसोई गैस और बैटरी। रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। अब देखिए विद्युत ऊर्जा, विद्युत आवेशों के कारण होने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय ऊर्जा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तुओं में निहित होने वाली ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए जितनी ऊर्जा हमने पढ़ ली सिर्फ यही है, आपको सिर्फ याद क्या रखना है, उष्मा के कारण कार्य की क्षमता क्या होती है, उष्मा होती है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। सिर्फ आपको ये याद रखना है क्लास 10th के हिसाब से। ओके, अब देखिए नया टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। इसी में नया टॉपिक है गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा। एक मिनट ना स्टूडेंट्स, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा पढ़ने से पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना होगा, यांत्रिक ऊर्जा, मटेरियल एनर्जी को विस्तार पूर्वक थोड़ा समझना होगा। चलिए हेडिंग डालिए, नई हेडिंग, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योग को या स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा की नियत ऊर्जा को क्या कहा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा यानी मटेरियल एनर्जी कहा जाता है। अब यांत्रिक ऊर्जा हमने डिस्कस कर। अब देखिए जैसे आप एग्जांपल के तौर पे समझो, डस्टर है, लकड़ी का लकड़ी की गिट्टी है,
इसके ऊपर मैंने यहाँ कील को रखा, कील को हल्का सा दबाया। अब हथौड़ा लेके आता हूं, मेरे पास एक हथौड़ा है, उस हथौड़े को मैं यहां रखता हूं। यहां से मैंने क्या किया, हथौड़े को यहां तक लेके आया, हथौड़ा मान लिया मेरा यहां है। अब यहां जब मैंने हथौड़े को रखा तो यहां हथौड़ा हमारा क्या था दोस्तों, स्थिति ऊर्जा ग्रहण कर रहा है। किसी वस्तु की स्थिति के कारण, यानी किसी वस्तु, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसमें स्थिति ऊर्जा होगी। कोई वस्तु गति है, गति कर रही है, गतिमान है, तो उसमें क्या होगी, गति ऊर्जा होगी। ये पढ़ी। तो अब ये था यहाँ, ये भी क्या है, स्थिर है, कील भी क्या है, स्थिर है, दोनों क्या हो गई, स्थिर है। कोई कार्य कर रही है, नहीं कर रही, तो मतलब इसमें भी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। थोड़ा यहाँ रखा। अब यहाँ जैसे हथौड़ा पड़ा है तो इस हथौड़े में क्या होगी दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा होगी, थोड़ा यहाँ स्थिर है। अब जैसे मैं एकदम खतरनाक फोर्स से, बहुत ज्यादा बल से इस वस्तु को इसके ऊपर रखता हूं, एकदम से जैसे ही मैंने इसके ऊपर टक्कर कराई तो कील क्या चली जाती है, एकदम से अंदर चली जाती। मतलब जब हथौड़ा घुमा के यहां तक लेके आया, यहां से यहां तक लेके आया, तो इसमें क्या होती है, गति ऊर्जा होती है। अब जब मैंने हथौड़ा यहां रखा, जैसे मान लिया हथौड़ा यहां रख दिया, जैसे ये हथौड़ा है, हाथ है, ये हथौड़ा, अब यहां लेके आया यहां तक, तो उसमें क्या थी, स्थितिज ऊर्जा थी। अब जब मैंने इस कील के ऊपर यहां से यहां तक लाने में क्या हुई, गतिज ऊर्जा हुई। अब गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा, जब स्थितिज ऊर्जा एंड गतिज ऊर्जा का योग होता है तो कील अंदर चलेगी, और कील अंदर जाने का कारण क्या है, उसमें क्या आ गई, मेटीरियल एनर्जी आ गई, उसमें यांत्रिक ऊर्जा हो गई। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या करती है, हमको कार्य करके देती है दोस्तों। मैंने कहा था, बात पे गौर कीजिएगा आप, पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, सॉरी पिछले लेसन में डिस्कस किया था कि एक बांध है, उस बांध के, ये बांध है, यहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है। अगर आप यहाँ से कोई छेद कर दो, यहाँ का एक गेट खोल दो, तो पानी सारा का सारा तेजी से क्या होता है, गति करता है। यहाँ की ऊर्जा गतिज हो गई, यहाँ की स्थितिज हो गई, और यहाँ पर गतिज एवं स्थितिज का जब योग कराते हैं, योग से हमें क्या मिलती है, यांत्रिक मिलती है। यांत्रिक का मतलब ये दोनों में एनर्जी उत्पन्न करके देते हैं, ओके, गति उत्पन्न करके देते हैं। आपको ये याद रखना है। हथौड़े वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। बुक से आप अगर देखो तो बुक, अब नॉर्मल बातें हमने यांत्रिक ऊर्जा के बारे में कर ली। अब देखिए यांत्रिक ऊर्जा को बुक से देखते हैं। किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा किस योग को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। मैंने आपको बता दिया, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा, मेटीरियल एनर्जी कहा जाता है। अब देखिए उदाहरण के लिए, जब हम एक हथौड़े को लकड़ी के गुटके पर रखी कील पर प्रहार करते हैं तो निम्न प्रक्रिया होती है। सबसे पहले हथौड़े में भार के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। हथौड़ा वहां क्या रख दिया दोस्तों, स्थिर रख दिया, तो स्थिर रख दिया तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। अब जब हम हथौड़े को ऊपर उठाते हैं तो हम हथौड़े पर कार्य करते हैं, हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा आती है। मैंने कहा हथौड़े को यहां से यहां लेके आया, यहां से यहां तक लेकर कार्य किया, तो यहां थोड़ा मैंने रख दिया, सीधा स्थिर रख दिया, तो सीधा स्थिर रख दिया, तो मतलब उसमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई। अब बलपूर्वक हथौड़े से कील पर प्रहार करते हैं तो हम उसमें गतिज ऊर्जा होती है। कि हथौड़े को यहां से यहां तक लेके आया तो उसमें गतिज ऊर्जा हुई, और कील को गुटके के अंदर भेज दिया जाता है, तो इससे यांत्रिक ऊर्जा भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझिए। अब देखिए, अब आप ये कहते हो, समझिए बात को, कि मेरे पास धनुष है, धनुष वाला एग्जांपल समझो, धनुष बाण से, धनुष बाण देखा होगा आपने, जिसे हम बच्चे बोलते हैं त्रिक बाण, त्रिक बाण देते हो, हातिम वाला, ओके, हातिम सीरियल वाला होता है वो। यहां पर मैंने रखा बाण, जैसे अर्जुन होता है, महाभारत देखी होगी, अर्जुन चलाता है, ऐसे बाण निकाला, यहां रखा। जब बाण को हम पीछे से खींचते नहीं, यहां से मैंने जैसे जैसे उस बाण को पीछे लेके आता हूं, अब जैसे हथौड़े को यहां से यहां तक लेके आता हूं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा दोस्तों बढ़ गई। स्थितिज बढ़ी तो गतिज ऊर्जा अपने आप बढ़ जाती है। ये आपको बात नोट करनी है कि स्थितिज ऊर्जा यहां से यहां तक मैंने कार्य किया तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ी,
गतिज ऊर्जा अपने आप बढ़ जाती है। अब देखिए बाण को यहां से, ये जैसे बाण है, बाण मेरे को बनाना तो नहीं आता, ये समझिया ऐसा होता है। अब यहां पर रखा जाता है, ये त्रिक हो गया, यहां रखा जाता है। अब इसको आप यहां से पकड़कर, रस्सी को ये धागा होता है जो रबड़ का, उसको यहां से खींच कर आप पीछे लेके आते हैं, यहाँ पर बाण लगा होता है। उस बाण को जैसे जैसे आप पीछे लेके आते हो उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, बढ़ जाती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ गई, बढ़ी। अब बढ़ते ही आप उसको जैसे ही छोड़ोगे वो गति करके आगे चली जाती है, आगे चली जाती है। स्थिति ऊर्जा यहां थी, गति आगे की, यहां तो उसकी क्या हो गई, स्थितिज ऊर्जा। अब गति कहां की, आगे की, इसने गति। तो इन दोनों से निहित ऊर्जा को आगे जाकर अगर किसी गुटके पर या किसी बंदे को मारना है तो उस मारने से हमें क्या मिली, एनर्जी, उसको एनर्जी मिली, हमको मिली, खुशी हुई, तो वो हो गई हमारी यांत्रिक ऊर्जा। यानी गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखो, बंदूक देखी होगी, बंदूक जैसे पुलिस वालों के पास बंदूक होती है, वो क्या करते हैं, यहां से रिफल को दबाते हैं। रिफल को दबाएंगे तो अंदर उसमें एक स्प्रिंग होती है जिसमें एकदम खतरनाक तरीके से फोर्स लगता है। कैसे समझते हैं, चित्र तो मैं बना नहीं सकता, आप इमेजिन कीजिएगा, कल्पना कीजिएगा, गौर से देखिए। जैसे मैंने कहा, अब बंदा सबसे पहले रिफल को ऐसे ऐसे करता है, यानी उसके ऊपर वाली रिफल होती है उसको वो 2 बार ऐसे करेगा, यानी उसमें गोली क्या होती है, यहां पर गोली लगी होती है बंदूक में, नीचे की साइड में एक गोली लगी होती है, यहां पर ऐसे, यहां पर सामान लगा होता है और यहां पर गोली डाली जाती है और यहां पर एक रिफल होता है। ओके, अब बात करते हैं यहां पर, अब ये हमारी गोली, ठीक है। अब गोली यहां पर अटकी हुई है, ये रिफल है, यहां से वो बाहर निकलेगी। सबसे पहले इसको ऐसे ऐसे करेगा, यानी ऊपर वाली चीज को ऐसे किया जिससे ये गोली पे फोर्स कार्य किया, इसने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगा, अट्रैक्शन हुआ, तो उसके कारण वो गोली ऊपर यहां तक आ गई, यहां पर छेद होता है, उस गोली को ऊपर ले आता है, यहां ले आया। अब यहां पर एक टुट्टी सी होती है, आपने देखी होगी, वो ऐसे ऐसे होती रहती है, ऐसे होती है, ऐसे, वो ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, मतलब पीछे की ओर आती है, यहां से ये रिफल पीछे की ओर आती है, कहां आती है, पीछे की ओर आती है, तो इसमें क्या बढ़ गई, स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई। मैंने कहा था चीज को अगर आप यहां रखा है उसको ऐसे लेके आओ तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। मैंने क्या किया, इसके ऊपर कार्य किया, इसके ऊपर क्या किया, कार्य किया, तो ये पीछे की ओर आई, इसमें बढ़ गई स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई तो स्प्रिंग क्या होती है, इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है दोस्तों, क्या लगी होती है, स्प्रिंग लगी होती है। उस स्प्रिंग पे क्या पड़ता है, फोर्स लगता है, बल लगता है। वो बल क्या करेगा, जैसे मैं इसको छोड़ता हूं, इसको दबाता हूं, जैसे इसको दबाऊंगा इसके ऊपर क्या पड़ेगा, अट्रैक्शन पड़ेगा, जिससे ये छूट जाएगी, छूटेगी तो इसके ऊपर क्या पड़ेगा, फोर्स। ये गोली को क्या करता है, तेजी से, अब देखिए जैसे मैंने स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाया, स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी हमारी बढ़ गई, पीछे लेके आया। अब मैं क्या करता हूं, ये जो मैंने ये बताया था आपको, गुट्टी लगी होती है, इसको मैं पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो यहां थी, जैसे ही गोली के ऊपर पड़ती है, अब जैसे ही मैं इस रिफल को दबाता हूं तो ये इसके ऊपर पड़ेगी और गोली तेजी से आगे क्यों निकल जाती है। प्लस क्या क्या होती है, सबसे पहले इसने क्या लगाया, गोली पर फोर्स लगाया, साथ में स्प्रिंग पे क्या पड़ता है, बल लगता है। स्प्रिंग क्या होती है, संकुचित होती है, केंद्रित होती है, जिसके कारण टकराने के बाद गोली और तेजी से आगे की ओर निकल जाती है और उससे हमें यांत्रिक ऊर्जा, आप समझ सकते हो, गोली वाला समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, इतनी चीजें यांत्रिक ऊर्जा में हमने पढ़ी। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। हेडिंग डाल लीजिएगा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है, अब डालिए आप हेडिंग, गतिज। ये टॉपिक आपकी क्लास 10th में भी है एंड आपकी क्लास 11th में भी ये टॉपिक आता है। क्लास 10th में भी आएगा और ये टॉपिक आपकी क्लास 11th में भी दोस्तों आता है। तो आप हम ये जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको दोनों क्लास ग्रुप में पढ़ेंगे, नहीं 11th वालों का भी कवर हो जाएगा, 10th वालों के लिए भी कवर हो जाएगा। तो चलिए
गतिज ऊर्जा देखते हैं, किसी वस्तु की निहित वह ऊर्जा जिसके कारण वस्तु क्या करती है, गति करती है। परिभाषा समझ आ गई? यानी किसी वस्तु में निहित उस ऊर्जा को जो कि उसमें गति के कारण होती है, यानी किसी वस्तु की वह निहित ऊर्जा जिसके कारण वस्तु गति करती है, और उस गति को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ओके, अब गतिज ऊर्जा आप क्या कह सकते हो, जैसे चलती हुई हवा गति कर रही है, चलता हुआ पंखा गति कर रहा है, चलती हुई बंदूक की गोली गति कर रही है। और एग्जांपल देखो, जैसे हवाई जहाज का चलना, चलती हुई कार, उड़ता हुआ पंखा क्या, उड़ती हुई पक्षी, और तेज चलती हुई हवाएं, और बहता हुआ नदी का पानी। ये जितने भी एग्जांपल है, जो चीजें गति कर रही है, जो चीजें चल रही है, उसमें क्या होता है, गति। अब जैसे मैं चल रहा हूं तो मैंने क्या की, गति की। अब ऐसे मैं चल रहा हूं तो मैंने गति की। अब जैसे मैं रुक जाऊंगा तो मेरे में स्थितिज ऊर्जा होती है। अब ये जो चीजें हैं गतिज ऊर्जा के अंदर आती हैं। अब गतिज ऊर्जा हमने इतना तो है पढ़ लिया, लेकिन अब आती है दोस्तों फॉर्मूले की बारी, क्वेश्चंस की बारी। जब हम क्वेश्चन को हल करते हैं, उसके लिए गतिज ऊर्जा की मेरे पास क्या होनी चाहिए, कोई इक्वेशन होनी चाहिए, कोई क्या होनी चाहिए, समीकरण होनी चाहिए। समीकरण तो नहीं है, अब समीकरण हम बनाएंगे, समीकरण हम यहां पर सिद्ध करके आपको देंगे। अब देखिए दोस्तों, आपने एक चीज पढ़ी थी, m द्रव्यमान की वस्तु है, यहां पढ़ी है, यहां तक जैसे ही मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये वस्तु s दूरी पर चली जाती है, और v वेग से मैंने इस पर गति की। अगर किसी वस्तु गति कर रही है, उसमें क्या होगा, वेग होगा, उसके पास कोई ना कोई दोस्तों वेग होगा। तो कितनी वेलोसिटी से, कितने वेग से वो चलती है, वेग का मतलब मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। याद रखिए दोस्तों ये चीज, कोई वस्तु अगर गति करती है तो उस गति के कारण उसमें क्या होता है, उसके पास एक वेग होता है, उसके पास एक वेलोसिटी होती है, जिसके कारण वस्तु गति कर रही है। अब मैंने कहा 5 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, मैंने कहा किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का बल लगाया, तो 5 न्यूटन बल लगाने पर उसके पास क्या है, 5 मीटर पर सेकंड का वेग है। ओके, 5 मीटर पर सेकंड का उसके पास क्या है, वेग है। यहां पर वस्तु पे फोर्स लगाया F, तो F v वेग हो गया, यहां तक आने वाली वस्तु यहां पहुंच जाती है। सिंपल परिभाषा समझो, देखिए कि माना m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है, माना m, लिख लीजिए साथ साथ में दोस्तों, m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गति कर रही है, तो यानी अब गति कर रही है तो उसके पास गतिज ऊर्जा, उसके पास क्या होगी दोस्तों, गतिज ऊर्जा होगी। अब गतिज ऊर्जा कैसे, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कहते हैं दोस्तों, एनर्जी जिसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी के चक लो। अब देखिए m द्रव्यमान की वस्तु का मतलब ये m, इसको v वेग से यानी F बल मैंने 5 न्यूटन का लगाया, तो 5 न्यूटन बल है, तो मतलब 5 मीटर पर सेकंड का उसके पास वेग भी होगा, लगाया। तो m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है, तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया, मतलब जैसे मैंने वस्तु को गति करवाया तो गति करवाने से एक फॉर्मूला बनकर आ गया। ये तो है सिंपल। अब देखिए, अब मैं ये कह देता हूं, हमें गति की 3 इक्वेशन होता है, v बराबर u प्लस एटी पहली होगी, दूसरी थी s बराबर ut प्लस हाफ एटी की 80, s बराबर ut प्लस हाफ 80, पता है ut की स्क्वायर है सभी। अब 3 नंबर हमने पढ़ा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, अब देखिए वस्तु यहां है,
यहां से गति किया, यहां तक आया, यानी F न्यूटन बल लगाए, v वेग उसके पास है, वस्तु यहां पहुंच गई। इसके हिसाब से हमने ये बना दिया। अब देखिए आगे बात करते हैं गति की तृतीय समीकरण से v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये याद रखो, तृतीय इक्वेशन ली। ओके, अब मैं क्या करता हूं, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसके ऊपर वापस चलते हैं, या इसके ऊपर ना जाके आप एक एग्जांपल गौर से समझो कि अगर आप गाड़ी में बैठे हो, आप गाड़ी को चला रहे हो, गाड़ी को आप क्या कर रहे हो दोस्तों, चला रहे हो, तो मतलब आपने गाड़ी की स्पीड क्या कर रखी है, 10 मीटर पर सेकंड कर रखी है, 10 मीटर पर सेकंड कर रखी है। आप गाड़ी में बैठे हो, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, यानी शुरू की स्पीड आपकी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, यानी प्रारंभिक स्पीड, ये बात बहुत से समझिएगा, प्रारंभिक स्पीड आपके पास कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड की है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप गाड़ी को लगातार चला रहे हो, यहां से यहां तक आप लेके आ गए, डोंट वरी, मतलब आपने यहां से यहां तक आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। ओके, अब आप ये कहती हो कि मैंने स्पीड को एकदम से बढ़ा दिया, एकदम से 10 से सीधा मैं 50 मीटर पर सेकंड पर आ गया, कि इसकी तुलना में, या आपने कह दिया 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी को चला दिया, एकदम से मैंने रेस को दबाया, यानी एकदम से रेस दी, तो फुल स्पीड में गाड़ी आगे की ओर चली गई, यानी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है क्या, देख 10 मीटर, यानी इसकी तुलना में 100 मीटर पर सेकंड है, इसकी तुलना में प्रारंभिक वेग हमारा कितना है। अब हमें गाड़ी को 100 मीटर पर सेकंड ले गए, मतलब अंतिम स्पीड मेरी कितनी हो गई, 100 मीटर पर सेकंड की हो गई। शुरू में 10 की चल रही थी, उसके बाद में 100 हो गई, यानी प्रारंभिक में मेरी स्पीड धीरे धीरे थी, मतलब इसकी तुलना में ये क्या थी, नगण्य थी, मान लिया 0 थी, यानी प्रारंभिक स्पीड मेरे पास क्या थी दोस्तों, कांस्टेंट, यानी 0 थी। अब देखिए शुरू की स्पीड मैंने 0 मान ली, शुरू की स्पीड मैंने क्या मानी दोस्तों, 0 मानी, और अंतिम स्पीड मेरे पास v रह गई, यानी शुरू की मैं u मानता हूं और लास्ट की मैं v मानता हूं, मतलब शुरू की स्पीड तो इसकी तुलना में ये 0 है, लास्ट की स्पीड v मेरी रह चुकी है, यानी v हमारा क्या होता है, अंतिम वेग, और u होता है हमारा प्रारंभिक वेग, ये होता है अंतिम एंड प्रारंभिक। बुक से देखते हैं, ठीक है, शुरू में उसके पास गति ऊर्जा क्या थी, 10 की थी, मतलब, और लास्ट में उसकी गति ऊर्जा एकदम से फुल बढ़ गई, तो मतलब अंतिम वाले की तुलना में पहले क्या थी, एकदम नगण्य मात्रा थी, नए मात्रा से, तो नए मात्रा से 10 मानो तो आप कम मान सकते हो, 2 की मान सकते हो, 3 की, मैंने शुरू में जब आप गाड़ी चलाते हो तो शुरू में स्पीड आपकी कम होती है, तो वो कम थी स्पीड, और अंत में आपने थोड़ी दूर चली, स्पीड आपकी और बढ़ गई, तो मतलब अंतिम की तुलना में प्रारंभिक स्पीड क्या थी, नगण्य मात्रा थी, तो मतलब v स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2a, सही है क्या ये, हाँ एकदम सही, ये थी। तो अब मैं ये कह सकता हूं v स्क्वायर बराबर 2a s था, ये फॉर्मूला यहां लिख कर आ गया, ये आपने नोट कर ही लिया होगा, इसको छोड़। अब देखिए इतनी चीज, अब मैं आगे बात करता हूं 2s, नीचे लिख देता हूं। अब हम जानते हैं we know that हम क्या जानते हैं स्टूडेंट्स कि F बराबर होता है ma। अब वस्तु गति कर रही है, यानी गति वस्तु ने की, तो उसके पास क्या होगी, m द्रव्यमान और a उसके पास त्वरण होता है, तो F बराबर ma, यानी फादर बराबर है माँ, याद रखने का शॉर्ट फॉर्म,
F यानी बल, फादर बराबर मां। तो अब F बराबर m हुआ, तो मतलब हमें चाहिए A बराबर हो गया F अपॉन m। इससे मान सकता इसमें रख दो, मतलब b स्क्वायर बराबर 2 यानी F अपॉन m गुणा में s आ गया। मुझे क्या चाहिए? F चाहिए। मुझे क्या चाहिए दोस्तों? F चाहिए। इससे मैं क्या कर सकता हूं? 2f है, m s को उधर दे दो, मतलब m s यानी इसको ऐसे हल करो 2f ओके अपॉन m गुणा s है ओके। f को इधर दे दो, m v स्क्वायर हो गया, m v स्क्वायर अपॉन m v स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा 2s। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, m v स्क्वायर अपॉन 2s। f बराबर m v स्क्वायर अपॉन 2s, ये फॉर्मूला हो गया। अब इससे हमें एक चीज देखने को मिल रही है, मतलब जितना आप स्पीड रखते हो वेग उससे क्या होता है? डबल होता है। गौर करना, जितनी स्पीड से आप बल लगाते हैं डबल की स्पीड आपको मिल रही है। ये चीज थोड़ा अटपटा लगेगा, देखते हैं। F बराबर m v स्क्वायर। अब आप ये इक्वेशन जानते हो, इससे आगे हम एक इक्वेशन हमको पता है कि अगर वस्तु यहां से यहां तक जा रही है, यहां से यहां तक जा रही है, तो उसमें किसने क्या किया? कार्य करके दिया। मतलब वस्तु ने बल लगाया, बल लगाने पर वस्तु यहां से यहां तक गई, तो उसने क्या किया? वर्क किया, कार्य किया। तो कार्य से हम ये जानते हैं कि W बराबर होता है F डॉट S। मान सकते हैं यहां रख दो m v स्क्वायर 2s गुणा s, है ना? बिल्कुल। s से s काटो तो 1/2 mv स्क्वायर, W हमारा कार्य निकल कर आ गया। अब W निकल के आया, कार्य 1/2 v स्क्वायर, यानी कार्य भी कितना हुआ? v स्क्वायर हुआ। बल भी कितना लगाया? v स्क्वायर हुआ। यानी v W कार्य जितना हम करते हैं, जितना हम बल लगाते हैं, उसकी डबल पावर में क्या मिलता है? वेग मिलता है। तो अब मैंने कहा कि वस्तु पे बल लगाया, वस्तु आगे की ओर गई, उसने कार्य किया मतलब उसके पास कौन सी थी? गतिज ऊर्जा थी। गतिज ऊर्जा के कारण हम ये कह सकते हैं कि K बराबर 1/2 mv स्क्वायर। हम ये भी इसको लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया दोस्तों ये चीजें कि K बराबर 1/2 mv स्क्वायर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी से गतिज ऊर्जा कहा जाता, वो हमें निकल कर आ गया। ये फॉर्मूला इस तरीके से आपको यह हल करना है, आप इसे नोट कर लीजिए। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमने निकाल कर दे दिया, जिससे अब देखिए गतिज ऊर्जा मिली, यानी ऊर्जा को हम एनर्जी से कहते हैं। तो एनर्जी किसकी दोस्तों? इसको मैं इस चीज को यहां लिख के दे रहा हूं कि एनर्जी किसकी? काइनेटिक एनर्जी की 1/2 mv स्क्वायर भी होती है, ये भी नोट करना। एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी इन काइनेटिक एनर्जी याद रखिएगा। तो अब देखिए ये टॉपिक हो गया। अब स्थितिज ऊर्जा की बात हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के। तो देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा पढ़ा, ये बात तो आपको बताएंगे कि K बराबर mv। ये तो कब हुआ? जब मैंने यहां से वस्तु m द्रव्यमान की वस्तु को v वेग से गति कराई। ये तो बात सिंपल सी थी, लेकिन इससे हम ये बना दिया, मतलब 1/2 mv स्क्वायर हमारे पास लास्ट गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकल कर आ गया। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।